हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। हमारी क्लास 12th की फिजिक्स की सीरीज़ चल रही है, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है वैद्युत फ्लक्स व गॉस का नियम। तो आज जो हमें टॉपिक करना है, आज हम टॉपिक करने वाले हैं एक अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये डेरिवेशन काफ़ी बार पेपर में आता है और इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। तो पढ़ते हैं एक बार क्या करना है। अनंत लंबाई के, यानी हमारे पास एक तार है जो कि कैसा है, अनंत लंबाई का तार है। अनंत लंबाई का तार है हमारे पास, और वो तार कैसा है, एक समान रूप से आवेशित है। यानी कि उस तार पर क्या है, आवेश है जो कि एक समान रूप से वितरित है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक तार है, ठीक है। वो तार की क्वालिटी क्या है, तार की क्वालिटी है कि वो तार अनंत लंबाई का है और एक समान रूप से आवेशित है। तो उस तार के निकट यानी कि पास में हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, और ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग ज्ञात करेंगे, ये करेंगे गॉस के प्रमेय की सहायता से, गॉस के नियम की सहायता से। तो एक बार समझ लेते हैं कि करना क्या है हमें। मान लीजिए कि एक तार है, ये एक तार है, ठीक है। और ये जो तार है ना, ये तार है अनंत लंबाई का। इसकी लंबाई कितनी है, अनंत, यानी कि ऐसे भी ये ऊपर तक लंबा तार है, ऐसे ही नीचे तक। तो ये अनंत लंबाई का तार हमारे पास में है, और ये तार कैसा है, एक समान रूप से आवेशित है। यानी कि इसके ऊपर चार्ज है, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, और वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो कैसा है, एक समान रूप से बटा हुआ पूरे में, पूरे तार पर एक समान रूप से वितरित है। तो ये तार हो गया हमारे पास। इस तार की क्वालिटी समझिए, इस तार की क्वालिटी क्या है। तो तार कैसा है, सबसे पहली बात है अनंत लंबाई का है, पहली क्वालिटी ये हो गई। और दूसरी क्वालिटी क्या है इस तार की, कि ये एक समान रूप से आवेशित है। तो ये तार हमारे पास हो गया। इस तार के निकट मान लीजिए बिंदु है ये, इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और वो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग ज्ञात करेंगे, वो करेंगे गॉस के नियम की सहायता से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स में जो भी नंबर आने वाले हैं, आते हैं, वो सब आते हैं। आपके डायग्राम कितने साफ, कितने बढ़िया बने हुए हैं उस चीज़ पे। तो आप जो भी डायग्राम बनाएंगे बढ़िया साफ बनाइए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक अच्छा सा साफ सा डायग्राम बनाएंगे ताकि चीज़ों को स्पष्ट हम लोग कर पाएँ। तो देखते हैं सबसे पहले क्या डायग्राम है। ये हमारे पास एक तार हो गया, और आप तार की क्वालिटी सोचिए किस तरह की क्वालिटी है तार की। जैसे कि मैंने आपको ही बताया था कि तार कैसा है, अनंत लंबाई का है। तो अनंत लंबाई का है तो आप यहाँ डैश 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 लगा दीजिए ताकि ये चीज़ महसूस हो जाए कि ये तार किस चीज़ का है, अनंत लंबाई का है ना। ये हमने यहाँ लगा दिया डैश, और यहाँ लिख दिया इनफाइनाइट, कि भाई तार जो है वो कैसा है, अनंत लंबाई का है। उसके बाद ये एक समान रूप से आवेशित भी है, तो यहाँ सारे में पॉजिटिव चार्ज बना लीजिए। ये एक समान रूप से आवेशित तार हो गया। अब मान लीजिए ये बिंदु P है, ये है बिंदु P। इस P बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और ये P बिंदु जो है तार से कितनी दूरी पर है, ये P बिंदु है तार से स्मॉल r दूरी पर। कितनी दूरी पर है, स्मॉल r दूरी पर। और यहाँ हमें जो है क्या करना है, इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, कि हम लोग एक गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना करेंगे। गॉसियन पृष्ठ के बारे में सोचेंगे, क्योंकि गॉस का नियम जहाँ भी लगाया जाएगा, भाई हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ज्ञात करनी है वो किसकी सहायता से करनी है, गॉस के नियम की सहायता से करनी है। तो गॉस के नियम की सहायता से तीव्रता ज्ञात करनी है ना। तो गॉस के नियम की सहायता से तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें पहले एक गॉसियन पृष्ठ के बारे में सोचना होता है। किसके बारे में सोचना होता है, गॉसियन पृष्ठ के बारे में। ये बात आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। जब भी हम गॉस का नियम कहीं भी लागू करेंगे तो हमें एक गॉसियन पृष्ठ के बारे में सोचना होता है। और गॉसियन पृष्ठ कैसा पृष्ठ होता है, एक बंद पृष्ठ होता है, क्लोज सरफेस होती है। तो हम यहाँ क्या सोचेंगे, गॉसियन पृष्ठ के बारे में सोचेंगे। तो हमने क्या करा, इस तार के चारों ओर एक गॉसियन पृष्ठ सोच लिया। अभी देखते हैं, ये बना रहे हैं हम लोग। ये तार के चारों ओर मैंने एक गॉसियन पृष्ठ सोच लिया। और एक गॉसियन पृष्ठ जो है ये कैसा है, बेलनाकार है। कैसा है ये, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है। आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे खाली बेलन हो गया ना, उसके अंदर ये तार बीच में है। इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि हमारे पास जो है कोई
कोई खाली खोखला बेलन है, कोई खोखला बेलन हमारे पास में है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये एक बेलन है, ये देख रहे हैं बेलन, बेलन टाइप बोतल हो गई ना, और इसके बीच में ये तार है इस तरीके से, ये बीच में इसके क्या हो गया, तार हो गई, समझ पा रहे हैं। और ये ऐसे है, ऐसे, ठीक है। तो एक क्या था हमारे पास, तार है, उस तार के चारों ओर क्या मान लिया हमने, गॉसियन पृष्ठ मान लिया है, एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ। और ये गॉसियन पृष्ठ कैसा है, किस शेप में है, बेलनाकार है। कैसा है, बेलनाकार शेप का है गॉसियन पृष्ठ। अब इस गॉसियन पृष्ठ के ऊपर हमने क्या करा, एक छोटा सा हमने लघु अवयव ले लिया, एक छोटा सा लघु अवयव ले लिया हमने, ठीक है। ये जो लघु अवयव है ये है DA, क्या है ये, DA। और इसका जो वेक्टर है, एरिया वेक्टर जो इसका है, क्षेत्रफल वेक्टर जो है वो है वेक्टर DA, वेक्टर DA, ये हो गया इसका क्षेत्रफल वेक्टर। अब देखिए समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है कि जो गॉसियन पृष्ठ हमने बनाया है, गॉसियन पृष्ठ हम लोग कैसे बनाएंगे। देखो मान लीजिए तार ये है, ठीक है, हमें यहाँ निकालना था तीव्रता। तो हम ऐसा नहीं है कि हम गॉसियन पृष्ठ ऐसा बना लेंगे कि हमने ये ले लिया यहाँ से यहाँ तक, या मान लीजिए ये तार है, यहाँ हमें निकालनी है तीव्रता, तो हमने ये गॉसियन पृष्ठ बना लिया। नहीं, जिस बिंदु पर हमें तीव्रता निकालनी है, गॉसियन पृष्ठ उसको स्पर्श करते हुए बनाया जाएगा। यानी ये जो बिंदु है ना, ये बिंदु इस गॉसियन पृष्ठ पर आना चाहिए। समझ आ गई बात, क्या कहना चाह रहा हूँ, कि जहाँ जिस बिंदु पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी थी, उसी बिंदु को लेते हुए, उसी बिंदु को स्पर्श करते हुए ये गॉसियन पृष्ठ बनना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम गॉसियन पृष्ठ यहाँ बना लेते या यहाँ बना लेते, हम गॉसियन पृष्ठ वहीं बनाएंगे जहाँ हमें बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ ज्ञात करनी है, तो ये बिंदु P जो है ये जरूर आना चाहिए इस गॉसियन पृष्ठ पर। तो ये गॉसियन पृष्ठ हमने बनाया था बेलनाकार, उसी गॉसियन पृष्ठ के ऊपर ये छोटा सा लघु अवयव है, ठीक है, जिसको हमने नाम दिया है DA। तो चलो अब लिखते हैं थोड़ा सा डेरिवेशन के बारे में, क्या क्या बातें हैं। तो सबसे पहले जो मेन बात है वो लिखिए, माना एक अनंत लंबाई का एक समान रूप से धनावेशित तार है, देखिए ये चीज़ें तो हमें क्वेश्चन में से ही मिल जाएंगी लिखी हुई, ऐसी कैसे उतार लीजिए, धनावेशित तार है। अब मेन बात यहाँ है, जिसका आवेश का रेखीय घनत्व, पिछली वीडियो में मैंने सारी बातें बता रखी हैं, जिसने भी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो कृपया करके पिछली वीडियो ज़रूर देखें, तभी समझ में आ पाएगा। आवेश का जो रेखीय घनत्व है, 3 तरह के घनत्व मैंने बताए थे, रेखीय घनत्व, और एक बताया था हमने पृष्ठीय घनत्व, एक बताया था आयतन घनत्व। तो चूंकि ये तार है, तार में तो आवेश लंबाई पर बढ़ता है, तो लंबाई पर बढ़ने के कारण यहाँ कौन सा घनत्व होगा, रेखीय घनत्व। तो रेखीय घनत्व लैम्डा है, ये मेन बात है, रेखीय घनत्व क्या है, लैम्डा है। अब दोबारा बताइए कि इस तार से स्मॉल आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है, और जिस पर हमें क्या करना है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए लिखना बहुत आसान है, इतना कठिन चीज़ नहीं है लिखना। आप एक बार चीज़ों को समझिए और फिर उसे बता दीजिए कि भाई ये हम लोग करने वाले थे, यही सिचुएशन थी, ये हमें करना था। तो ये बात तो हमें क्वेश्चन में पता चल गई थी ना कि भाई एक अनंत लंबाई का एक समान रूप से धनावेशित तार है। मेन केवल लाइन याद करने की, आपको यहाँ से यहाँ तक वाली लाइन याद करनी है कि जिसका आवेश का रेखीय घनत्व क्या है, लैम्डा है। और बाकी तो आप जान ही रहे हैं कि इस तार से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे, क्या करा था हमने, बिंदु P के चारों ओर, बिंदु P को शामिल करते हुए तार के चारों ओर क्या लिया था हमने, गॉसियन पृष्ठ लिया था। भाई गॉसियन पृष्ठ बनाया ना, ये गॉसियन पृष्ठ किसके चारों ओर बनाया, तार के चारों ओर। तो तार के चारों ओर
बिंदु P को स्पर्श करते हुए, बिंदु P को स्पर्श करते हुए, बिंदु P को छूना जरूर है, ऐसा नहीं है भाई। देखो ये जो लाइन आया बिंदु P को स्पर्श करते हुए, हमने बिंदु P को लेते हुए तो गॉसियन पृष्ठ बनाया, नहीं तो हम तो यहाँ भी बना सकते थे, यहाँ भी बना सकते थे, छोटा बना सकते थे, बड़ा बना सकते थे, कैसा भी बना सकते थे। लेकिन हमें जो गॉसियन पृष्ठ बनाना वो क्या बनाना, इस P बिंदु को स्पर्श करते हुए, है ना। तो बिंदु P को स्पर्श करते हुए, एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की जाती है। ठीक है, हमने क्या करा है, गॉसियन पृष्ठ ले लिया जो कि कैसा है, बेलनाकार है। अब क्या था इस गॉसियन पृष्ठ पे, क्या था, बिंदु P के चारों ओर देख रहे हैं आप एक छोटा सा लघु अवयव है। ये कहाँ है, ये लघु अवयव, ये गॉसियन पृष्ठ पे तो है किस पर, ये गॉसियन पृष्ठ पर। और किसके चारों ओर है, बिंदु P के चारों ओर है। देखिए ना, बिंदु P हो गया, बिंदु P के चारों ओर आ गया ये गॉसियन पृष्ठ। तो ये लघु अवयव जो है, लघु अवयव किसके चारों ओर है, बिंदु P के चारों ओर है, और है कहाँ, गॉसियन पृष्ठ पर। तो ये बात हम बताएंगे कि बिंदु P के चारों ओर, बिंदु P के चारों ओर एक लघु अवयव DA है। ठीक है, लघु अवयव क्या है, DA। अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं कि ये जो लघु अवयव DA है ना, इस लघु अवयव DA से गुजरने वाला फ्लक्स निकालने वाले हैं हम लोग। पहले तो यहाँ तीव्रता निकालते हैं, तार हो गया, और इस बिंदु पर, बिंदु P पर तीव्रता हो गई है E, वेक्टर E। यहाँ दो वेक्टर हैं, एक तो एरिया वेक्टर है, इसका क्षेत्रफल वेक्टर है DA, और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। भाई यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही तो निकालनी है, मेन काम तो यही है। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई E। ठीक है, तो ये हो गया वेक्टर DA जो कि इसका एरिया वेक्टर है, क्षेत्रफल वेक्टर है, और ये होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। अब हमें करना क्या है, अब हमें ये जो लघु अवयव है ना, इस लघु अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो इस लघु अवयव DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अब देखिए लघु अवयव छोटा सा होता है ना, तो फ्लक्स भी क्या गुजरेगा, छोटा सा ही गुजरेगा। तो फ्लक्स वैसे तो फाई होता है, लेकिन हम यहाँ D क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम जो फ्लक्स निकाल रहे हैं वो छोटे से अवयव से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल रहे हैं। किससे निकाल रहे हैं, छोटे से अवयव से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल रहे हैं, लघु अवयव से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल रहे हैं। तो फ्लक्स भी तो थोड़ा सा ही गुजरेगा, तो थोड़ा सा फ्लक्स हो गया d फाई। और फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स का, पिछली वीडियो में हमने जिक्र किया था, वेक्टर E डॉट वेक्टर DA। यही तो एरिया है ना इसका एरिया कितना D है, तो DA लिखेंगे। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, E डॉट A होता है वैसे तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E डॉट A। ठीक है, लेकिन भाई इसका जो एरिया है, इसका एरिया तो DA है ना, तो इसीलिए क्या आएगा, DA। स्पष्ट हो गई बात। वैसे फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, EA, वेक्टर E डॉट वेक्टर A। लेकिन यहाँ चूंकि एरिया जो है वो क्या, छोटा सा एरिया है ना DA, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, DA लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से वेक्टर हटाएंगे, तो वेक्टर जब हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट जब खोलते हैं तो कॉस थीटा आ जाता है। कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा है इस वेक्टर E और वेक्टर DA के बीच का एंगल जो कि 0 है। भाई दोनों सेम ही डायरेक्शन में तो हैं, तो यहाँ पे थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर रखिएगा cos 0 E डॉट DA इंटू cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये आ जाएगा। तो ये जो फ्लक्स आ गया है, ये फ्लक्स आया है इस लघु अवयव से गुजरने वाला। कहाँ से गुजरने वाला फ्लक्स आया है, लघु अवयव से। लेकिन हमें जो फ्लक्स निकालना होता, वो निकालना होता पूरे गॉसियन पृष्ठ से। तो अभी जो हमने फ्लक्स निकाला है, ये निकाला है लघु अवयव से गुजरने वाला। ठीक है, इतनी बात बिल्कुल क्लियर रखेंगे कि ये जो फ्लक्स है कहाँ से निकला है, लघु अवयव से। अब हम निकालेंगे पूरे गॉसियन पृष्ठ से, पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला
पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कैसे निकालेंगे? तो उसे निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे इस छोटे वाले फ्लक्स का समाकलन। आप मेन कंसेप्ट को समझिए। मेन कंसेप्ट ये है कि पहले आप लघु अवयव से निकलने वाला फ्लक्स, लघु अवयव से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे। ठीक है, पहले हमने लघु अवयव से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लिया, फिर हम निकालेंगे पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला। और जो पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स निकलेगा उसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उस लघु अवयव से गुजरने वाले फ्लक्स का समाकलन करेंगे। मेन कंसेप्ट समझ में आ गया? अगर आप मेन कंसेप्ट नहीं समझ पाएंगे तो फिर दिक्कत होगी। क्या था मेन कंसेप्ट? कि पहले लघु अवयव से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है, निकाल लिया। फिर पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है। अब वो कैसे निकलेगा? तो उसे निकालने के लिए इस छोटे वाले फ्लक्स का समाकलन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। ये लिख दिया हमने, समाकलन का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, अब इसका समाकलन करेंगे। ई तो पहले ही पूरी राशि है, ये तो बाहर आ जाएगी ऐसी। डी ए का समाकलन हमें करना है। और डी ए क्या था? लघु अवयव का क्षेत्रफल। डी ए क्या था? लघु अवयव का क्षेत्रफल। अब हमें यहाँ पे इस डी ए का समाकलन करके क्या आएगा? पूरे गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे? ई डॉट ए। भाई समाकलन का मतलब क्या होता है? बड़ा करना। तो छोटे से क्षेत्रफल को बड़ा करेंगे तो क्या आएगा? बड़ा क्षेत्रफल ई। तो हमने देखा कि हमारा जो पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स आया है, पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स आया है वो क्या आया है? फाई इजिकल टू ई डॉट ए। ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब समझने वाली बात यह है कि ये ए क्या है। ये ए क्या है? ए है गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल। गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक, ये जो गॉसियन पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ क्या है? बेलनाकार है। भाई बेलन ही तो था, बेलनाकार। तो ये आ गया बेलनाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब मुझे एक बात बताइए, बेलन का क्षेत्रफल, बेलन ही तो है, बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है बेलन के क्षेत्रफल का? तो बेलन के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू एल, यानी कि 2 पाई आर इंटू एल। परिधि, ये जो परिधि है ये लेनी है 2 पाई आर। ठीक है, ये परिधि भाई यहाँ से यहाँ तक आ रही तो हो गया ना, तो ये परिधि हो गई 2 पाई आर। और जो इसकी लंबाई है, बेलन की लंबाई है एल। ये जो एल लंबाई है ना, ये तार की लंबाई नहीं है, तार तो अनंत लंबाई का है। एल जो लंबाई है वो किसकी है? बेलन की लंबाई है। समझ आ गई इतनी बात? तो एक बार दोबारा बता देता हूं मैं। बेलन है, बेलन का क्षेत्रफल रखना है। बेलन का क्षेत्रफल होता है परिधि इंटू लंबाई बेलन की। तो परिधि कितनी हो गई? परिधि हो गई 2 पाई आर, और बेलन की लंबाई कितनी है? एल। तो 2 पाई आर इंटू एल, ये आ गया क्षेत्रफल। यहाँ ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब चूंकि हमें गॉस की प्रमेय का इस्तेमाल करना, तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है? गॉस की प्रमेय कहती है कि भाई गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है, गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है वो तो ये होता है Q इंटू 1/ε0 होता है। गॉस की प्रमेय तो ये कहती है। तो गॉस की प्रमेय से हमने लिखा कि गॉस की प्रमेय से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है, गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है, वैद्युत फ्लक्स फाई इजिकल टू Q इंटू 1/ε0 होता है। ठीक है, अब देखिए, चूंकि तार का जो रेखीय घनत्व है, तार का रेखीय घनत्व कितना है? लैम्डा है। और लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है? Q/L। ये मैंने पिछली वीडियो में सारी बातें बताई हुई हैं, आप देखिएगा जरूर। तो यहाँ से Q की वैल्यू निकालिए। तो यहाँ से Q बराबर क्या आ जाएगा? लैम्डा इंटू एल। भाई लैम्डा की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो Q की वैल्यू आ जाएगी, Q बराबर आ गया लैम्डा इंटू एल। तो Q की वैल्यू यहाँ रखिए। तो फाई इजिकल टू Q की वैल्यू क्या है? लैम्डा इंटू एल, और 1/ε0 तो चल ही रहा है। ठीक है, तो ये आ गई इक्वेशन नंबर हमारी थर्ड, जो कि एक बार तो हमने फ्लक्स कैसे निकाला, एक बार हमने फ्लक्स निकाला पूरा डेरिवेशन करके, और दूसरी बार फ्लक्स निकाल रहे हैं हम लोग गॉस की प्रमेय से। तो अभी जो इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड है ना, इनकी हम लोग तुलना कर रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर सेकंड व इक्वेशन नंबर थर्ड से, इक्वेशन नंबर सेकंड में क्या था? इक्वेशन नंबर सेकंड में था फाई इजिकल टू था ई इंटू 2 पाई आर इंटू एल। और थर्ड में क्या था? थर्ड में था
फाई इज इक्वल टू लैम्डा एल इंटू 1/ε0, लैम्डा एल इंटू 1/ε0। अब दोनों को बराबर रख देंगे क्योंकि ये भी फाई है ये भी फाई है, तो इधर ये वाला पार्ट इधर ये वाला पार्ट, तो क्या आ गया ई इंटू 2πr इंटू एल इज इक्वल टू ये वाला रखेंगे, तुलना करें मतलब तुलना कर रहे हैं हम तुलना पर, तो ये भी तो फाई की वैल्यू ये भी फाई की वैल्यू, तो दोनों बराबर नहीं आ जाएंगी, तो लैम्डा एल इंटू 1/ε0। अब एल से एल कट जाएगा, इस एल से इस एल कट जाएगा, तो ई बराबर क्या आ गया, ये 2πr अपॉन में ऊपर तो लैम्डा रह गया बस, ε0 पहले से ही बचा हुआ है, और ये 2πr अपॉन में आ गया 2πr। तो ये आ गया हमारा तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। ठीक है भाई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही तो ज्ञात करनी थी, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने ज्ञात कर ली है। इस तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, काफ़ी बार ये एग्जाम में आता है। आप सबसे पहले इसका डायग्राम बनाइए इस तरीके से जैसे मैंने बनाया है, और फिर बाकी डेरिवेशन करना आप स्टार्ट कीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।